नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य के सेकंड वीडियो को। पहला वीडियो मैंने दृष्टि आईएएस के नोट्स से पढ़ाया था। ये दूसरा वीडियो जो है वो एमडी क्लासेस एक है, वो उसके नोट्स हैं, मैं वहाँ से पढ़ाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। आपको आई होप इसमें अच्छे तरीके से समझाया गया है, तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। जैसे होगा आप बताइएगा। ये देखिए मौर्यन साम्राज्य, आपको यहाँ ये स्थिति आप देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं, ये आपका मौर्य साम्राज्य पूरे समूचे भारत में देखिए यहाँ तक फैला हुआ है। 265 BC से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर कौटिल्य के क्या अर्थशास्त्र में क्या उपयोगिता है, विष्णुगुप्त चाणक्य ने क्या क्या बात बताया, चलिए हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी के स्रोत देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि क्या जानकारियाँ थीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बौद्ध व जैन ग्रंथों से भी चर्चाएं मिलती हैं कि जो है ये इनकी जानकारी मिलती है, और अर्थशास्त्र से भी इनकी जानकारी मिलती है भाई चाणक्य जो लिखा गया है। मेगस्थनीज के इंडिका से भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। फिर जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस की विशाख दत्त से भी जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों से और विष्णु पुराण से भी जानकारी मिलती है। तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्य वंश है, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि मैं आचार्य चाणक्य के जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा इसको मैं छोटा कर लूँ, अगर छोटा हो जाए तो ठीक है। चलिए, नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थशास्त्र के बारे में देखेंगे तो इसको लिखा है जो है विष्णुगुप्त चाणक्य ने। इसके अधिकरण 15 हैं, उपभाग इसके 180 हैं, श्लोक इसमें जो है आपका वो 6000 के आसपास है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए राजनीतिक एवं लोक प्रशासन पर आधारित है ये। मौर्य शासकों तथा पाटलिपुत्र का उल्लेख यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, जानने योग्य बातें हैं कि मौर्य शासक और पाटलिपुत्र की यहाँ जानकारी नहीं है। उसके बाद गुप्तचर प्रणाली के बारे में उल्लेख पहली बात यहीं पर मिलता है। शूद्रों को फर्स्ट बार आर्य कहा गया है यहाँ पर, ये चीज़ आप जानिए, ठीक है। और भू राजस्व की दर यहाँ पर 1/6 बताई गई है। बाद में इसको रोमियन देय अभिलेख के अनुसार जो है 1/8 कर दिया गया था। दासों को कृषि कार्य में लगाया जाता था, ये भी बात कही गई है। और 8 इसके भाग या तीर्थ होते हैं, ये भी बताया गया है। और तुलना जो है ये प्रिंस ऑफ मैकियावेली के जो है से जो है इसकी तुलना की गई है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम आगे देखेंगे क्या कैसी स्थिति है। आपको ये चीज़ यहाँ पर पता होगा कि ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या है 10 है, अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है, महाभारत में 18 पर्व हैं, रामायण में 7 कांड हैं, और अकबरनामा जो है इसको अबुल फजल ने लिखा है, इसमें 3 जिल्द हैं, ठीक है। 3 जिल्द हैं यहाँ पर अकबरनामा में, ठीक है। आईने अकबरी जो है ये अकबरनामा का ही तीसरा जो है पार्ट है, ठीक है, और अबुल फजल ने लिखा था। अब राज्य शब्द का फर्स्ट बार प्रयोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो राज्य शब्द का पहला बार प्रयोग जो है ये मैकियावेली ने अपनी बुक प्रिंस में सबसे पहले राज्य शब्द का उल्लेख किया था। उसके बाद यहाँ पर चाणक्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में भी प्रयोग किया था। तो भारत के मैकियावेली किसको बोला जाता है? चाणक्य को। हालांकि चाणक्य मैकियावेली से बहुत पहले थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर मराठों का मैकियावेली नाना फर्नांडिस को कहा जाता है। तो नाना फर्नांडिस को याद कर लीजिए, ठीक है। और मैंने इसको इसलिए मिटा दिया है कि जिससे किसी को ख़राब ना लगे, लेकिन यहाँ नीचे है, कोई बात नहीं है। चाणक्य का, एक सेकंड, चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, बचपन का नाम इनका विष्णुगुप्त था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र राजनीतिक विज्ञान की रचना की है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है और चाणक्य के पिता का नाम चाणक्य था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अधिकरणों के बारे में देखेंगे। एक सेकंड रुक जाइए। कितने अधिकरण थे? तो 18 अधिकरण थे जो बताया गया है। तो फर्स्ट अधिकरण में राजस्व प्रशासन की बात की गई है। सेकंड अधिकरण में नागरिक प्रशासन की बात की गई है। थर्ड में दीवानी मामले की बात कही गई है। फोर्थ में फौजदारी की मामलों की बात की गई है। 5 में जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों की बात की गई है। और फिर यहाँ पर राज्य के सप्तांग सिद्धांतों की बात की गई है और युद्ध की रणनीति की बात की गई है, ठीक है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के लिए देखिए, इसके लिए एक फार्मूला इन्होंने बनाया हुआ है। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांतों में राजा आज दूध से मित्रता करो, राजा आज दूध से मित्रता करो। तो राजा से हो जाएगा राजा जो कि सिर हुआ करता है, आज से हो जाएगा अमात्य जो आंखें हुआ करती है, जा से हो जाएगा जनपद जो क्षेत्र हुआ करता है,
उसके बाद दू से हो जाएगा दुर्ग, ठीक है, जो भुजा का काम करता था। उसके बाद धा से हो जाएगा धन या कोष, ये मुख हुआ करता है भाई, तो आपके पास धन होगा तभी तो आप बोल पाएंगे। और से हो जाएगा सेना, सेना का मतलब होता है दंड, अर्थात मस्तिष्क हो जाता है। सेना आपको रहेगी तो आप मनोवैज्ञानिक दबाव बनाओगे, इसे चीन बनाता है भारत के ऊपर। मित्रता से मित्र हो जाएगा, जो कि कान होते हैं भाई, मित्र कान में ही आकर सारी चीज़ें बताएंगे आपको। तो राजा आज दूध से मित्रता कर, राज्य के सप्तांग सिद्धांत है। ये ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इसको रट लीजिए जो है, तो आपके लिए सही होगा, ठीक है। और मंत्रियों को अमात्य कहा जाता था, ठीक है। राजा आज दूध से मित्रता कर। उसके बाद देखिए इंडिका जो मेगास्थनीज ने लिखा है उसमें पाटलिपुत्र का प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है, क्योंकि पाटलिपुत्र और जो है चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा उन्होंने नहीं की थी, तो उन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में बताया है। भू राजस्व की दर इन्होंने 4% बताया, 1/4 बताया है, जबकि उन्होंने 1/6 बताया था चाणक्य वाले में, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो है वो कौन है, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत ये था मेगास्थनीज था। अच्छा, 1/4 भू राजस्व की दर मेगास्थनीज की इंडिका में बताया गया है। 1/6 जो है वो रुम्मिनदेही अभिलेख में भी बताया गया है, ठीक है। और 1/6 जो है ये चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी बताया गया है। दास प्रथा का पता नहीं चलता है, ठीक है, जबकि उसमें दास प्रथा बताई गई है। भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा गया है, ठीक है। राज्य के शब्दार्थ सिद्धांत आप देखे ही होंगे। राजा आज दूध से मित्रता कर, राजा आज दूध से मित्रता कर, ठीक है। राजा आ से हो जाएगा अमात्य, जा से हो जाएगा जनपद, दू से हो जाएगा दुर्ग, धा से हो जाएगा आपका धन, मी से हो जाएगा मित्रता, मित्र हो जाएगा, तो राजा आज दूध से मित्रता कर, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। सेंड्रोकोट्स का मतलब जिसके अंगरक्षक स्त्रियां होती हैं, और उत्तरापथ का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है। तो एक स्त्री अंगरक्षक लेकर के चलते थे, इतने महान शासक थे। अवंत में भाग गए ये भद्रबाहु के साथ संलेखनावदेश प्राण त्यागने। उसके बाद देखिए मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जो 7 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले दार्शनिक है भाई, दर्शन तो करेगा ही। उसके बाद यहाँ पर किसान हुआ करते थे, दार्शनिक थे, किसान थे। उसके बाद अहीर थे, अहीर का मतलब जो पशुपालन थे उनको अहीर बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद कारीगर थे, शिल्पी बोला जाता था उनको। उसके बाद सैनिक थे, निरीक्षक थे, जो उसके बाद सवसर थे। तो मैंने पिछली क्लास में आपको ये चीज़ बताया था कि दार्शनिक थे, किसान थे, पशुपालक थे जिनको अहीर कहा जाता था, कारीगर को शिल्पी कहा जाता था, सैनिक जो सुरक्षा के लिए होते थे, निरीक्षक जो जाँच करते थे, और सवसर जो थे ये अमात्य होते हुआ करते थे। तो कर्म पर आधारित विभाजन था यहाँ पर, कहीं ना कहीं मेगास्थनीज में दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा देखिए उत्तरापथ, ये कच्ची सड़क बाई चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक रोड बनी थी जिसको हम PW कहते हैं, GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं ना, तो वो उसके बारे में बात हो रही है कि GT रोड को पहले उत्तरापथ बोला जाता था। और ये सिंध से सोनार जो है बंगला तक था, सिंध प्रांत से सोनार बंगला तक था, ठीक है। कच्ची सड़क से थी भाई चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद सड़क ए आज़म, इसको पक्की सड़क बोला गया शेरशाह सूरी के समय में। सोनार से पेशावर तक हुआ, सड़क ए आज़म शेरशाह सूरी ने बनवाया था। वो भी GT रोड के बारे में बताते हैं कि उसने बनवाया था, लेकिन शुरुआत जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। उसके बाद देखिए लाहौर से बंगाल जो है ये GT रोड करके सामने है। जनरल ऑकलैंड ने यहाँ काम किया था, तो जनरल ऑकलैंड को आप कह सकते हैं GT रोड के निर्माणकर्ता के रूप में। लेकिन शुरुआत किसने किया? उत्तरापथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए अमृतसर, दिल्ली और कोलकाता, ये GT रोड वर्तमान में है, आज़ादी के बाद वर्तमान में है। NH-44 और NH-19 को जोड़ करके ये बना हुआ है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब भू राजस्व की दर को अब थोड़ा देख लेते हैं। भू राजस्व की दर 1/6 किसमें थी? तो प्राचीन काल में भी 1/6 थी, मौर्य काल में भी 1/6 थी, हिंदू धर्म ग्रंथों में भी 1/6 थी, और अर्थशास्त्र में भी 1/6 थी, गुप्त काल में भी 1/6 थी, वर्धन काल में भी 1/6 थी। अपवाद में खाली इंडिका में 1/4 है। 1/8 जो है ये रुम्मरदेही अभिलेख से मिलता है, ठीक है, करवाया उन्होंने। उसके बाद देखिए जूनागढ़ अभिलेख, मैंने वहाँ पर हाथी गुम्बा अभिलेख बताया था, यहाँ पर उसको करेक्शन कर लीजिए। जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में चर्चा की जो पुष्यगुप्त ने बनवाया था। तो जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। संस्कृत काव्य का प्राचीनतम नमूना है। भाई रुद्रदामन जो शक थे उनके द्वारा निर्माण किया गया था, ठीक है। सौराष्ट्र का जो राज्यपाल था पुष्यगुप्त, इसने जो है निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। और गिरनार पर्वत जो है इसी पर जो है सुदर्शन झील बनाया गया। इससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत तक भी अवस्थित था, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पर क्लियर करिए कि सुदर्शन झील जो है सिंचाई के लिए हुआ करता था, लेकिन इस पर जो अब आप हमें चलिए यहाँ से नई चीज़ है, छोड़िए उसको।
चंद्रगुप्त मौर्य पुष्यगुप्त यहाँ का सौराष्ट्र का राज्यपाल था, इसने इसको निर्माण करवाया था सुदर्शन झील को। अशोक का एक राज्यपाल था तुशाक, इसने एक यहाँ से नहर निकलवा दी। तो अशोक के समय में तुशाक नाम का एक सौराष्ट्र का राज्यपाल था, उसने यहाँ से नहर निकलवाया। रुद्रदामन के समय में एक सुविशाख था, इसने इसका पुनरुद्धार करवाया बिना बेगार के, मतलब इसकी मजदूरी दिया था, बेगार ना घटाए ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर स्कंदगुप्त था, ये प्रणदत्त इसको बोला जाता है, इसने इसका भी पुनरुद्धार करवाया था। तो स्कंदगुप्त ने भी इसका पुनरुद्धार करवाया था। और रुद्रदामन जो है इसने भी जो है इसका पुनरुद्धार करवाया था। तो प्रणदत्त और सुविशाख ने इसका क्या करा था, पुनरुद्धार। बाकी तुशाक ने यहाँ से जो है वहाँ पर अशोक के समय में नहर निकलवाया था, और पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख आप लोग जानते रहिए। किसने का करवाया था, तो रुद्रदामन ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है, गिरनार पर्वत के पे है। उसके बाद यहाँ पुराणों के बारे में देख लेते हैं। पुराण जो है 18 हैं, इनका वर्तमान स्वरूप और संकलन गुप्त काल में हुआ था। प्राचीनतम भारत का विश्वकोश इसको बोला जाता है। सबसे पुराना मत्स्य पुराण है, ठीक है। और मत्स्य पुराण में सातवाहनों के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी ब्राह्मण समुदाय से थे जो शासन किए थे। विष्णु पुराण ये मौर्यों की जानकारी मिलती है। वायु पुराण ये गुप्तों की जानकारी मिलती है। और मार्कंडेय पुराण ये देवी महिमा की उल्लेख यहाँ से मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त द्वारा लिखा गया था, और अन्य बुक में देवी चंद्रगुप्तम भी लिखा गया इनके द्वारा। एक बुक है देवी चंद्रगुप्तम, एक विशाख दत्त। यहाँ गुप्तकालीन जो थे ये विशाख दत्त थे। गुप्तकाल में ही मुद्रा राक्षस लिखा गया था और संस्कृत भाषा में लिखा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद तथा एक दासी से उत्पन्न पुत्र बताया गया है, कि मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ वो एक दासी और घनानंद के पुत्र के रूप में हुआ है, उन्हीं का बेटा है, ऐसा उन्होंने बताया हुआ है। तो थोड़ा हम देखेंगे यहाँ पर एक मूविंग पे। देखिए यहाँ पर यूनान है, ठीक है। यूनान से सिकंदर यहाँ पर आया और तुर्की के एशिया माइनर से होते हुए पहले इराक जीता, फिर तुर्की जीता, पहले तुर्की जीता, फिर इराक जीता, फिर ईरान जीता, फिर अफगान जीता। फिर खैबर पास को पार करते हुए भारत में इसने प्रवेश किया। ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया। इससे पहले यहाँ पर जो है बितस्ता या हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ, पोरस के साथ युद्ध हुआ। पोरस से मित्रता की, उसको थोड़ा बहुत राज्य दिया। तक्षशिला में अम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया और जाकर के मिल गया। उसके बाद यहाँ पर ये जो है ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और यहाँ से लौट गया। 2 नगर बताए, निकैया नगर और बाऊकेफला इनका घोड़ा था, उसी के नाम पर इन्होंने 2 नगर बताया। और जाते हुए रास्ते में इनको कुछ आदिवासी थे और सिकंदर को वहाँ पर मार दिया था। जाते वक्त कहीं न कहीं जो है भारत के कुछ क्षेत्रों में उन्होंने महिलाओं के साथ युद्ध किया था, जो कि प्लूटार्क के अनुसार सिकंदर पर एक बहुत बड़ा ये दाग था, ठीक है। महिलाओं को काफ़ी इन्होंने कत्लेआम किया था। तो मगध साम्राज्य जो है यहाँ पर जो है अवस्थित था। ये आप चीज़ क्लियर कर लीजिए। ये समूचे भारत की स्थिति है, यहाँ पर ये देखिए दिखाया गया है, ठीक है। ये हिंदूकुश माउंटेन है और खैबर दर्रा इसी को क्रॉस करता है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए। जन्म इनका 365 BC में हुआ था। विश्व विजय ये 336 BC में उन्होंने किया। भारत पर आक्रमण 326 BC में किया, 10 साल बाद। तो 56 में इनका जन्म हुआ। 20 साल बाद ये निकल पड़े जो है युद्ध करने के लिए, चूँकि पीछे आएगा टाइम ना, BC में है। उसके बाद 326 में भारत पहुँचे। भारत में रहा 19 माह तक। भारत से वापसी हुई 325 BC में। और बेबीलोन में डेथ हुआ इनका 323 BC में। पिता इनके फिलिप थे, गुरु इनके अरस्तु थे, घोड़ा इनका बाऊकेफला था, ठीक है। इसी के नाम पर नगर भी बसाया गया था। फर्स्ट प्रतिरोध इनका जो किया वो पोरस ने किया, और नहीं, फर्स्ट प्रतिरोध इनका जो है तक्षशिला के राजा अम्बी के खिलाफ हुआ, उसने समर्पण कर दिया। बितस्ता का युद्ध पोरस के साथ हुआ। झेलम का युद्ध हुआ, इसमें इन्होंने जो है लड़ाई लड़ी और मेहनत भी किया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और इस क्लास से जो है हमने जो है नोट्स लिया था, तो मैंने सोचा कि आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। मेरा लक्ष्य है कि शिक्षा की चौमुखी विकास हो और लोगों तक अच्छा कंटेंट पहुँचे, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। एक सेकंड रुक जाइए।